हेलो मित्रों। तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है ज़रा हटकर, जहाँ प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मतलब मैं उल्लू हूँ, बेला बोली। नहीं तो आप भेड़िया हो तो उल्लू कैसे हो सकती हो? कोई एक ही तो हो सकता है। अब आप तय कर लो कि भेड़िया हो या उल्लू। अनंत ने उसे छेड़ते हुए कहा तो बेला का मुंह बन गया और वह नाराज होकर उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। अनंत ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में ले लिया। आप बिल्कुल भी उल्लू नहीं हो। आप तो एक क्यूट सी महारानी हो जो कि अपने इस महाराज से बेइंतहा मोहब्बत करती हो। अनंत ने उसके गालों को चूमते हुए कहा तो बेला ने उसके गले में बाहें डाल दी। कल हम जंगल जाएंगे बेला, आप तैयार है? अनंत बोला, मैं तैयार हूँ। बेला बोली। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए। माधवी ने बेला से कुछ और रस्में करवाई, उसके बाद दोनों रिसेप्शन के लिए तैयार हो गए। अभिमान शेखावत के इकलौते बेटे का रिसेप्शन था जो कि बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। शहर के सभी जाने माने बड़े लोगों को बुलाया गया। सभी दोस्त नाते रिश्तेदार भी आए तो वही बेला का परिवार भी रिसेप्शन में शामिल हुआ। वरुण और बरखा भी मानव के परिवार के साथ ही वहां पहुंचे। बेला के सुखी परिवार को देखकर रमाकांत और माधवी के चेहरे पर सुकून आ गया। मानव एक तरफ खड़ा हुआ था तो बरखा उसके पास आए और उसके हाथ को थाम लिया। मानव ने बरखा की तरफ देखा तो बरखा, कल सुबह देवराज और बेला के साथ मैं और वरुण भी जंगल जा रहे हैं। मेरा इंतजार करोगे तुम? बरखा ने कहा, जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्यार निभाना सिर्फ तुम भेड़िए ही नहीं जानते, हम इंसान भी प्यार करते हैं और दिल से निभाते हैं। मानव ने कहा। बरखा ने उसकी आंखों में देखा। पर मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी आ जाओ। मानव बोला, जल्दी नहीं, 1 साल बाद आऊंगी वापस। बरखा बोली, क्या 1 साल? मानव बोला, हाँ। क्या 1 साल तक तुम मेरा इंतजार कर पाओगे? बरखा ने कहा तो मानव ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। एक विशेष साधना करनी है मुझे, बस करके आ जाऊंगी। बरखा बोली, साधना? कैसी साधना? मानव ने कहा, है कुछ तुम नहीं समझोगे। बस 1 साल का समय चाहिए मुझे, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बरखा ने कहा, ठीक है तुम्हारा तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ, 1 साल क्या बड़ी चीज़ है। मानव ने कहा। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन का प्रोग्राम खत्म हुआ तो मानव माधवी और रमाकांत बेला और अनंत से मिले। हम दोनों कल घूमने जा रहे हैं डैड, इसलिए अब वापस आकर ही आपसे मिलना होगा। बेला ने कहा, जी डैड, कुछ दिनों तक हम लोग बाहर रहेंगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क ना मिले तो बात ना हो पाए, पर आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं बेला का पूरा ख्याल रखूंगा। अनंत बोला, तुम दोनों साथ हो तो हमें फिक्र क्यों होगी, बस अपना ध्यान रखना और एक दूसरे का भी। रमाकांत बोले। उसके बाद मानव, रमाकांत और माधवी निकल गए। कल सुबह आपको सीमा पर मिलते हैं, हम दोनों भी युवराज। वरुण ने कहा, ठीक है, वहां से हम साथ में चलेंगे। अनंत बोला तो बरखा और वरुण भी निकल गए। चलिए महारानी बेला, हमें तैयारी करनी है, कल सुबह हमें हमारे समुदाय में जाना है और फिर वहां की आगे की प्रक्रिया करनी है। अनंत बोला और फिर वह लोग घर आ गए। मम्मी, कल मैं और बेला घूमने जा रहे हैं तो आप परेशान मत हो जाएगा अगर कभी फ़ोन नहीं लगे तो। अनंत ने अनामिका से कहा, हाँ मुझे पता है, हनीमून के लिए जा रहे हैं और ऐसे समय में तुम दोनों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बस ख्याल रखना और जब कभी भी मन करे तो मुझे और अपने पापा को फ़ोन कर लिया करना। अनामिका ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है मम्मी, हम दोनों आपसे समय समय पर बात कर लिया करेंगे, बस आप टेंशन मत लेना किसी भी तरीके की। अनंत बोला, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, बस एक ही चिंता थी मुझे कि तुम शादी नहीं कर रहे थे। अब तुमने शादी कर ली और इतनी प्यारी बहू ला दी मेरे लिए तो सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब तो चैन से मर भी सकती हूँ मैं। अनामिका बोली, क्या मम्मी आप कैसी बातें क्यों करती हो, अभी आपको बहुत लंबा जीना है समझिए आप। अनंत बोला, हाँ हाँ जीना है ना मुझे बहुत, और अभी तो मुझे मेरे नाती नातिन को भी खिलाना है, अपनी गोद में तो जीना ही पड़ेगा। अनामिका ने बेला का चेहरा गुलाबी हो गया। चलो अब तुम दोनों जाकर आराम करो, कल सुबह जल्दी भी तो निकलना है तुम लोगों को। अभिमान ने कहा, जी पापा। अनंत बोला और बेला और अनंत अपने कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी तैयार हो गए और अनामिका और अभिमान के पास आए। बेटा, अपना और बेला का ख्याल रखना और कुछ भी बात हो तो मुझे फ़ोन करने से एक बार भी मत सोचना। अनामिका ने कहा, जी मम्मी मैं पूरा ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और आपको भी कभी कोई परेशानी हो तो आप बस मुझे दिल से याद कर लेना, मुझ तक आपकी खबर पहुंच जाएगी। अनंत ने कहा, तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे अंतर्यामी हो, दिल से याद करने से खबर कैसे पहुंच जाएगी। अनामिका बोली, जहां रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं दिल से याद करने पर एहसास हो जाता है मम्मी, आप बस याद कर लेना, मैं आपको फ़ोन कर लिया करूंगा। अनंत बोला, अब तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, अपना एंजॉय करो। अनामिका ने कहा तो बेला और अनंत ने उन दोनों से विदा ली और वहां से जंगल की तरफ निकल गए। वरुण और बरखा उन दोनों को जंगल के बाहर ही मिल गए। वहां से चारों जंगल की सीमा में प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर आकर हैं वह श्वेत भेड़िया साम्राज्य की सीमा पर आ गए।
अनंत ने उस दीवार पर हाथ रखा और बेला का हाथ थाम लिया। हमारे साम्राज्य में हमारी महारानी का फिर से स्वागत है, अनंत ने कहा और बेला के साथ अंदर प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे ही बरखा और वरुण भी अंदर चले गए। वहां पर गुरु मासा और अनंत के नियुक्त किए हुए सेवक सब पूरी प्रजा का ध्यान रख रहे थे। अनंत और बेला को देखकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। बड़ी खुशी हुई देवराज आपको पुनः वापस देखकर, मासा ने कहा। हमें तो आना ही था मासा, और अब हमारा आना जाना ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जंगल के बाहर की दुनिया में भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम उन जिम्मेदारियों को भी नहीं छोड़ सकते, और साथ ही यहाँ की जिम्मेदारियां भी हम और बेला पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। अनंत बोला, बिल्कुल, हम समझते हैं आपकी परिस्थिति भी और आपकी जिम्मेदारी भी, इसलिए ऐसे आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। आपके नियुक्त किए हुए सेवक सब कुछ संभाल लेंगे, बस आपको समय समय पर आकर उन्हें समझाना होगा। इसके अलावा आप जब चाहे तब यहाँ रह सकते हैं और जब चाहे तब बाहर की दुनिया में। मासा बोले। अनंत मुस्करा उठा। महारानी बेला, आज का दिन आप लोग आए हो, थकान हो रही होगी, आराम कीजिए। कल युवराज का राज्याभिषेक होगा, उसके बाद वह यहाँ के महाराज घोषित कर दिए जाएंगे और आप उनकी महारानी होगी। उसके बाद से आपके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ जाएंगे। मासा ने बेला से कहा, जी गुरु माता, मैं तैयार हूँ, हर जिम्मेदारी है और हर कार्य को संभालने के लिए, और फिर जब अनंत मेरे साथ है और आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ हो जाएगा। बेला ने कहा, ठीक है, हम निकलते हैं। मासा बोले और उठ खड़े हुए। गुरु मासा, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी बरखा बोली। तो मासा के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उन्होंने देवराज की तरफ देखा। देव ने पलकें झपकी तो गुरु मासा आपस से बैठ गए। बरखा ने हाथ जोड़े और जमीन पर बैठ गई। मैं जानती हूं कि मेरा जन्म इस समुदाय में हुआ है और मेरा हर कर्म और कर्तव्य यहाँ से जुड़ा हुआ है। मैं अपने किसी भी कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहती, पर इस समय एक विषम परिस्थिति में फंसी हुई हूँ। बरखा बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। आप सब लोग जानते हो कि मैं मानव से प्रेम करती हूँ, पर वह मुझे भेड़िया रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वह नहीं चाहते कि वह भी एक भेड़िया बने और उनकी संतानें भी भेड़िया रूप में जन्म ले। इसी सब के बीच में हम दोनों उलझे हुए थे। बरखा बोली। बेला मुस्करा के उसे देख रही थी, पर अभी उन्होंने महारानी बेला की शादी के समय मानव ने मुझसे एक बात कही। बरखा बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। वह मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए अपना घर परिवार और अपनी दुनिया छोड़ने को तैयार है। बरखा ने भावुक होकर कहा। उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए भेड़िया भी बनने को तैयार हैं और इस जंगल में आकर रहने को भी तैयार है। बरखा बोली। सब ध्यान से सुन रहे थे। गुरु मासा और युवराज देवराज, आप लोग जानते हैं और समझते हैं कि प्रेम क्या है। जब प्रेम हम दोनों ने किया है तो बलिदान मानव भी क्यों दें। उन्होंने इतने बलिदान देने की बात कहकर अपना हमारे मेरे लिए प्रेम सिद्ध कर दिया। अब मैं नहीं चाहती कि यह बलिदान मानव दें, इसलिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ चंद्रदेव की विशेष साधना करने के लिए। बरखा बोली। तुम्हारा विचार पूरा पक्का है या बस यूं ही भावनाओं में बहकर कह रही हो। देवराज ने कहा, नहीं युवराज, ये सिर्फ भावना में लिया गया निर्णय नहीं है, मेरा विचार एकदम पक्का है। अब जबकि मानव भेड़िया बनने को भी तैयार है तो फिर सोचने की कोई बात ही नहीं। पर मैं नहीं चाहती कि मानव अपना मन मारे और मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करें। उनकी आत्मा और उनका मन वहीं बसा हुआ है, जबकि मैं तो यहाँ से सालों से दूर हूँ, इसलिए उनकी दुनिया में भी रच बस गई हूँ। तो मेरे लिए यह मुश्किल नहीं होगा, जबकि उनके लिए यहाँ आकर रहना और भेड़ियों की तरह जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा। बरखा बोली। तो तुम क्या चाहती हो। मासा बोले, मैं चंद्रदेव की साधना करना चाहती हूँ और वरदान स्वरूप हमेशा के लिए इंसान बनना चाहती हूँ, ताकि मानव के साथ एक इंसानों की तरह जिंदगी बिता सकूं। बरखा बोली, पर यह इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो वह साधना बहुत कठिन है। मासा बोले, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मुझे विश्वास है कि मैं सफल जरूर हो जाऊंगी। बरखा बोली, अगर तुम्हारा मन पक्का है और तुम निर्णय ले चुकी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। माना कि ऐसा बहुत ही कम होता है, पर कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ भेड़ियों ने अपना अस्तित्व छोड़कर इंसानों के रूप में रहने का निर्णय लिया है, इसलिए हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं और तुम्हारे प्रेम का भी। मासा बोले, और भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी साधना को सफल बनाए और तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके तुम्हें पूर्ण रूप से इंसान बना दे, ताकि तुम अपने प्रेम के साथ सुखी जीवन बिता सको। मासा बोले, ठीक है गुरु मासा, तो कल युवराज के राज्याभिषेक होने के बाद मैं साधना के लिए झरने के पास निकल जाऊंगी। 1 वर्ष तक मेरी साधना वहीं पर होगी। बरखा ने कहा, क्या मानव इस बारे में जानते हैं। देवराज बोले, क्या मानव इस बारे में जानते हैं। देवराज बोले, उन्हें सिर्फ इतना बताया है कि अब मुलाकात 1 वर्ष पश्चात होगी। मैं नहीं चाहती थी कि वह परेशान हो, क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती कि मैं इतना कठिन तप करने वाली हूं तो शायद वह मुझे ऐसा न करने देते, इसलिए मैंने उन्हें इस तप के बारे में नहीं बताया है। बस यही कहा है कि कुछ पूजा करनी है जो कि 1 साल में खत्म होगी, फिर मैं उनके पास आ जाऊंगी। बरखा बोली, ठीक है, हमारी तरफ से भी आज्ञा है। हम समझ सकते हैं कि जब इंसान प्रेम में होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है।
हमने भी सौंदर्या और बेला को प्रेम किया है और इनके लिए हम पूरा संसार छोड़ने को तैयार थे, तो हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। बस एक बात एक बार और अच्छे से विचार कर लीजिए, क्योंकि एक सामान्य इंसान बनते ही आपके अंदर की सारी शक्तियाँ चली जाएगी और आपको एक सामान्य इंसान की तरह ही रहना होगा। अनंत बोला, मैंने सब कुछ सोच लिया है, समझ लिया युवराज, और मेरा निर्णय से एकदम अटल है। मुझे मानव के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शक्ति नहीं चाहिए। और यह शक्ति सिर्फ इसीलिए थी ताकि आपका और महारानी बेला का संरक्षण कर सके, पर अब आप दोनों स्वयं ने इतने सक्षम हैं कि आपको मेरे जैसे एक सामान्य सेवक की आवश्यकता नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कल से यह साधना शुरू कर सकूं। बरखा ने कहा, हम आपके प्रेम का सम्मान करते हैं बरखा, और हमारी तरफ से आपको आज्ञा है, आप बेफिक्र होकर अपनी साधना कीजिए। आपकी साधना में जितना हो सकेगा हमारी तरफ से हम सहयोग करने की कोशिश करेंगे। देवराज बोला, धन्यवाद युवराज, धन्यवाद गुरुमासा। बरखा ने दोनों को प्रणाम किया और फिर अपनी गुफा की तरफ चली गई। वरुण भी उसके पीछे पीछे चला गया। युवराज, महारानी बेला, अब आप लोग भी विश्राम कीजिए, और मुझे लगता है कि बरखा का निर्णय बिल्कुल सही है। प्रेम में त्याग जरूरी है और ये त्याग करने के लिए मानव भी तैयार है और बरखा भी तैयार है, तो बेहतर होगा कि यह त्याग बरखा ही करें, क्योंकि बरखा के लिए बाहर दुनिया में रहना आसान है, जबकि मानव के लिए आसान नहीं होगा इंसान से भेड़िया बनना और फिर इस दुनिया में रहना। मासा ने कहा, जी गुरु मासा, आपने बिल्कुल सही कहा, हम भी यही सोच रहे थे। बेला ने तो हमसे कहा भी था कि हम इन दोनों के लिए कुछ करें, लेकिन हमने ये निर्णय इन दोनों पर इसलिए छोड़ा था ताकि इनके प्रेम की परीक्षा भी हो सके। मानव ने बरखा के प्रति अपना प्रेम सिद्ध कर दिया और बरखा भी उनके प्रेम की खातिर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। यही सच्चा प्रेम है जो कि आत्मा से जुड़ा होता है और जिसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अनंत बोला, सही कहा आपने। मासा बोले तो बेला ने अनंत को देखा। युवराज, कल राज्याभिषेक के समय फिर उपस्थित हो जाऊंगा, अभी आज्ञा दीजिए। गुरु मासा बोले तो देवराज और बेला दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। मासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वहां से निकल गए। अनंत भी बेला को लेकर अपने महल की तरफ चल दिया। वरुण बरखा की गुफा में पहुंचा और बरखा को गुस्से से देखा। क्या हुआ? बरखा ने कहा, मैं मानता हूं कि तुम उसे प्यार करती हो और तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूं, पर इस तरीके से अपना समुदाय, अपना कुनबा और अपनी पहचान छोड़ना कहाँ की समझदारी है बरखा। वरुण बोला, भैया मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं मानव को बेहद चाहती हूं और उसी के साथ रहना चाहती हूं। बरखा बोली, पर जब मानव खुद भेड़िया बनने को तैयार है, वह खुद तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, तो क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? वरुण बोला, जब प्रेम हम दोनों ने किया है तो बलिदान की उम्मीद सिर्फ मानव से ही क्यों? इसलिए क्योंकि वह सामान्य इंसान है इसलिए वह बलिदान करेगा, ऐसा तो नहीं है ना भैया। बलिदान मैं भी तो कर सकती हूँ और इस बलिदान से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि मैं सालों से बाहर रह रही थी एक सामान्य इंसान बनकर। जबकि मानव को ये बलिदान करने में तकलीफ होगी, उनके लिए आसान नहीं होगा इंसान से भेड़िया बनना और भेड़ियों की तरह रहना। आप समझने की कोशिश करो। बरखा बोली, मैं सब समझ रहा हूँ और सब जान रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए कहा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी चली जाएंगी। वरुण बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास शक्तियाँ नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरे भाई के पास तो शक्तियाँ हैं। अगर कभी जरूरत हुई तो आप तो मदद करोगे ही ना मेरी और मानव की। बरखा ने कहा, क्यों नहीं बहन, हो तो मेरी तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, फिर शक्तियाँ क्या चीज़ है? वरुण ने बरखा के सिर पर हाथ रखा। बरखा उसके गले लग गई। मैं मजबूर हो गई हूँ भैया, नहीं रह सकती मैं मानव के बिना। पता नहीं कब इतना गहरा रिश्ता उसके साथ जुड़ गया और वह भी तो मेरे बिना नहीं रह पा रहा है, इसलिए तो वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। पर मैं नहीं चाहती कि वह घुट घुट कर जिए और सिर्फ एक रिश्ते से बंध कर रह जाए। उसका पूरा परिवार है वहाँ, उसकी नौकरी है, उसकी एक दुनिया है। मैं उस दुनिया का हिस्सा खुशी खुशी बनने को तैयार हूँ, इसलिए अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। बरखा बोली, ठीक है, अगर तुमने निर्णय ले चुकी हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी हर हाल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम अगर मानव के साथ उसकी दुनिया में खुश हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे भी अब हम दोनों का एक दूसरे के अलावा है ही कौन है, इसलिए हमें ही एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना है और सुख दुख का सोचना है। वरुण ने कहा तो बरखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन सुबह से ही देवराज के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे भेड़िया समुदाय के सभी मुख्य लोग राज्याभिषेक के लिए उपस्थित थे। सभी सेवकों और सभी सैनिकों ने बहुत ही शानदार इंतजाम किया था। गुरु मासा भी आ चुके थे क्योंकि राज्याभिषेक की प्रक्रिया उन्हें ही करनी थी। बेला तैयार हो चुकी थी कि तभी अनंत उसके सामने आया। तो तैयार हैं आप महारानी बनने के लिए? अनंत ने बेला की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता कौन महारानी कौन महाराज, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म है और तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। बेला ने कहा,
और हम भी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी दीवानगी भी सिर्फ आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म है महारानी बेला, और हम आपको अपने साथ हर पल हर कदम रखेंगे। आज से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज से आप एक सामान्य लड़की नहीं बल्कि भेड़िया साम्राज्य की महारानी है और हमारी लूना है, और अब हमें काफ़ी कुछ सोच समझकर करना होगा। अनंत बोला, जब तुम साथ हो तो मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं अनंत। बेला ने देवराज का हाथ थामकर कहा, हर पल हर लम्हा आपके साथ है हम। अनंत बोला और उसी के साथ दोनों अपने महल से बाहर आ गए, जहां पर उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। बेला और अनंत को देखते ही वहां उपस्थित सभी सेवक और सैनिक घुटनों पर बैठ गए, तो वहीं पीछे खड़े सैनिकों ने मुंह भेड़ियों की खास आवाज निकाली। अनंत और बेला दोनों सिंहासन की तरफ बढ़ गए जहां पर कि गुरु मासा खड़े हुए थे। सिंहासन के पास पहुंचे तो भेड़ियों की आवाजें और भी ज्यादा तीव्र हो गई। वह अपनी खास आवाज निकालकर अनंत और बेला का अभिवादन और अभिनंदन रहे थे। वरुण और बरखा भी वही सामने घुटनों पर बाकी भेड़ियों के साथ बैठे हुए थे। मासा ने सबको देखा, फिर अनंत की तरफ देखा। सिंहासन जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है देवराज अनंत, वह आज हम आपको पुनः देते हैं। इन वर्षों में इस पर समर ने शासन किया और यहाँ की प्रजा को अत्यंत कष्ट दिया, पर अब हम जानते हैं कि यह सत्ता आपके हाथ में आते ही जंगल का कायापलट हो जाएगा। आप अपने पिता की तरह ही धीर, गंभीर और धैर्यवान हैं। प्रजा का हित सोचते हैं और सबकी भलाई के बाद अपना भला सोचते हैं। इसलिए आज आपको इस समुदाय का राजा घोषित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मासा बोले, और उन्होंने एक चमकीला मणि जैसा बड़ा पत्थर अपनी हथेलियों में लेकर देवराज के सामने कर दिया। देवराज ने बेला का हाथ थामा और उस मणि के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसी के साथ वह मणि चमक उठी। हम देवराज अनंत अपनी लूना बेला के साथ प्रण हैं कि हमेशा इस समुदाय का हित ही सोचेंगे। इस समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति हमें हमारे संतान की भांति प्रिय होगा। यहाँ पर हम न्याय व्यवस्था स्थापित करेंगे और कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। अपनी प्रजा के हित के लिए अगर हमें और हमारी लूना को अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हमें संकोच नहीं होगा। अनंत बोला, देवराज अनंत की जय हो, महारानी बेला की जय हो, देवराज की जय हो, महारानी बेला की जय हो। जय घोष गूंज उठा। मासा ने देवराज और बेला को तिलक किया और उसके बाद मुकुट लेकर एक एक कर उनके सिर पर पहना दिया। आज से आप मानव भेड़िया समुदाय के महाराज हुए और आप महारानी। अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए, मासा ने कहा तो देवराज और बेला सिंहासन की तरफ बढ़ गए। इस समय अनंत ने एक पल को भी बेला का हाथ नहीं छोड़ा था। दोनों सिंहासन के पास आए और फिर सामने खड़े भेड़ियों का झुककर अभिवादन किया। सबके चेहरे पर खुशी आ गई और सबने भेड़ियों की खास आवाज निकालनी शुरू कर दी। देवराज अनंत बेला के साथ सिंहासन पर बैठ गए और उसी के साथ जय घोष दोबारा होने लगा। महाराज देवराज अनंत की जय, महारानी बेला की जय, महाराज देवराज अनंत की जय हो, महारानी बेला की जय हो। आज आपके महाराज और महारानी ने अपना स्थान और अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही हमारे साथ मिलकर मंत्रिमंडल और कार्य सेवकों का गठन भी हो चुका है, जो कि आप सबकी समस्त समस्याओं का निराकरण करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। देवराज भी उपस्थित रहा करेंगे, पर कभी कभी उन्हें बाहर भी जाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग उनकी परिस्थितियों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। मासा बोले, हम हर हाल हर परिस्थिति में अपने महाराज के साथ हैं। भेड़ियों में से आवाज आई तो अनंत और बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देवराज, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपने तप करने के लिए जाना चाहेंगे। जब भी आपको आवश्यकता होगी बस हमें एक बार पुकार लीजिएगा, हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। मासा ने कहा, जी मासा, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपके साथ आशीर्वाद और सलाह की आवश्यकता तो हमें हर पल रहती है, पर इसके कारण हम आपको रोक नहीं सकते। जब भी हमें लगेगा कि अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हम आपको अवश्य याद करेंगे और हम जानते हैं कि आप कहीं भी रहो हमारी मदद करने के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे। देवराज ने कहा। मासा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और फिर वहां से निकल गए। महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आज की रात्रि से ही मुझे साधना शुरू करनी है। बरखा ने कहा, आपको आज्ञा है बरखा, आप अपनी साधना शुरू कर सकती हैं। आपकी साधना के लिए जो भी जरूरी वातावरण और सामग्रियां हैं वह हमने झरने के पास एकत्रित करवा दिए हैं, और हमारे कुछ सैनिक हर समय आपके आसपास रहेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी साधना में सहायता के लिए। अनंत ने कहा। बरखा ने झुककर अनंत और बेला को प्रणाम किया और फिर वरुण की तरफ देखा। वरुण ने पलकें झपकाईं। बरखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहां से झरने की तरफ निकल गई। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्द ही।